वेलकम टू द विजन गेट माई सेल्फ राहुल झा। एंड लास्ट वीडियो में हम लोग मैकेनिकल वाइब्रेशन पढ़ रहे थे। सबसे पहले लास्ट वीडियो का जो भी हमने पढ़ा था उसे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग ये वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए मैकेनिकल वाइब्रेशन। मैकेनिकल वाइब्रेशन, हेडिंग डालिए मैकेनिकल वाइब्रेशन, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? सबसे पहले हम लोग वो जानेंगे लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे थे। सबसे पहले हमने समझा था वाइब्रेशन टर्म किसे कहते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन टर्म किसे कहते हैं और कौन सा बॉडी वाइब्रेशन के लिए एलिजिबल है। जैसे कि जिस बॉडी में इनर्शिया और स्टिफनेस है वो कैपेबल है वाइब्रेशन के लिए, ठीक है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ इनर्शिया एंड stiffness, inertia or stiffness, body consists of inertia and stiffness are capable of vibration, are capable of vibration, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, आर कैपेबल ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ तक क्लियर हो गया। बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ इनर्शिया एंड स्टिफनेस आर कैपेबल ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन की। हमने देखा था क्लासिफिकेशंस ऑफ वाइब्रेशन कि इसमें हम लोग सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसके ऊपर देखा था? ऑन द बेसिस ऑफ रीजन बिहाइंड द मोशन, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने देखा था रीजन बिहाइंड द मोशन, रीजन बिहाइंड द मोशन, ओके। तो इसमें हमने वाइब्रेशन को ब्रॉडली दो पार्ट में कैटेगराइज किया था। फर्स्ट वन इज फ्री वाइब्रेशन एंड सेकेंड वन इज फोर्स्ड वाइब्रेशन। फर्स्ट वन इज फ्री वाइब्रेशन एंड सेकेंड वन इज फोर्स्ड वाइब्रेशन, ओके। फर्स्ट वन इज फ्री वाइब्रेशन एंड सेकेंड वन इज फोर्स्ड वाइब्रेशन, यहाँ तक क्लियर। फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन हम लोग बोल सकते हैं, और दूसरा हम लोग फोर्स्ड वाइब्रेशन बोल सकते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। इसके बाद आगे अगर आए तो हम लोग फ्री वाइब्रेशन समझे थे और फोर्स्ड वाइब्रेशन समझे थे। और दूसरा क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया था? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसमें हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें हम लोग वाइब्रेशन को तीन बेसिक पार्ट में हमने डिवाइड किया था। लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन, सेकेंड वन इज ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, थर्ड वन इज टॉर्सनल वाइब्रेशन, यहाँ तक क्लियर। तो ये दोनों केस वी हैव ऑलरेडी स्टडीज अबाउट दीज टू, longitudinal vibration and transverse vibration. So we will continue our today's lecture with torsional vibration. Put on the heading as a torsional vibration. Put down the heading as torsional vibration. Torsional vibration. टॉर्सनल वाइब्रेशन। तो टॉर्सनल वाइब्रेशन क्या होता है? पहले तो टॉर्क एक्ट होने की वजह से जो वाइब्रेशन हो रहा हो, और टॉर्क एक्ट होने की वजह से क्या होगा? कोई भी बॉडी ट्विस्ट होगा या फिर अनट्विस्ट होगा, ठीक है। किस एक्सिस के अबाउट होगा वो? अगर पोलर एक्सिस के अबाउट हो रहा है ऑक्सीलेशन, उस टाइप के वाइब्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्सनल वाइब्रेशन, ठीक है। पोलर एक्सिस के अबाउट हो ट्विस्ट और अनट्विस्ट ऑसिलेशन को हम लोग टॉर्सनल वाइब्रेशन कहते हैं। नोट डाउन कीजिए, इफ द रॉड इज ट्विस्टेड,
twisted, if the rod is twisted or untwisted about the polar axis, the oscillation are known as torsional vibration. The oscillation are known as torsional vibration. As a result, इससे रिजल्ट के कारण क्या होता है, जैसे कि हमने क्या देखा था, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में किस टाइप के स्ट्रेस जनरेट हो रहे थे, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहे थे. इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में किस टाइप का स्ट्रेस जनरेट हो रहा था, टेंसाइल और कंप्रेसिव. लॉन्गिट्यूडनल में किस टाइप का स्ट्रेस जनरेट हो रहा था हमारे पास, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव. तो ऑन द सिमिलर मैनर टॉर्सनल वाइब्रेशन में हम लोग को किस टाइप का स्ट्रेस जनरेट होता है, क्योंकि सॉम में आपने पढ़ा होगा टॉर्सनल के कारण, टॉर्क के कारण किस टाइप का स्ट्रेस जनरेट होता है. तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, शियर स्ट्रेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है. एज ए रिजल्ट ऑफ इट देयर इज अ टॉर्सनल शियर स्ट्रेस ऑन द सिस्टम. ओके, यहाँ तक क्लियर. एज अ रिजल्ट ऑफ इट देयर विल बी torsional shear stress in the system. There will be a torsional shear stress in the system. यहाँ तक क्लियर है. अब आ जाओ हम लोग को थर्ड क्लासिफिकेशन पे. ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन यहाँ तक क्लियर होता है. एक डायग्राम से और अच्छे से हम लोग समझ जाएंगे. ये हमारा बॉडी है, इस पे कुछ इस तरह से अगर ये ट्विस्ट एंड अनट्विस्ट हो रहा है और ऑसिलेट कर रहा है इस एक्सिस के वर्ड, समझ में आ रहा है. पोलर एक्सिस, ये आप लोग का टॉम ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा. ठीक है, पोलर एक्सिस किससे कहते हैं. ठीक है, तो पोलर एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है तो ट्विस्ट और अनट्विस्ट हो रहे हैं, तो उस टाइप के वाइब्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्सनल वाइब्रेशन. ठीक है. सो कमिंग ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ डिफरेंशिएशन, वी विल नाउ classify the vibration on the basis of degree of freedom. We will now classify the vibration on the basis of degree of freedom. So please note down classification based on degree of freedom. Classification, please note down classification based on degree of freedom. Classification based on degree of freedom. यहाँ तक क्लियर. डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर क्लासिफाई अगर करें तो हम लोग बेसिकली 3 कैटेगरी में वाइब्रेशन को क्लासिफाई करते हैं. कौन से कैटेगरी है वो अभी देखेंगे हम लोग. वाइब्रेशन को हम लोग बेसिकली 3 मेजर कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई करते हैं. पहला, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिस बॉडी में हमारे पास सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा. सेकेंड वन, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम. सारे का भी एग्जाम्पल देने वाला हूँ, घबराने की बात नहीं है. मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम. एंड थर्ड वन हमारा इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम. थर्ड वन हमारा क्या है, फर्स्ट वन हमारा क्या है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम. सेकंड क्या है, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम. एंड थर्ड क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम. यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को सभी बातें. अब आगे बात हम लोग करते हैं. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किस में डिफाइंड रहता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, पहले समझिए फिर नोट डाउन करिएगा. डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग ऐसे कहते हैं जैसे मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल. ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ अलग अलग इंडिपेंडेंटली अगर कोई बॉडी में जितना मिनिमम नंबर हो उसे हम लोग डिग्री, जैसे कि अगर कोई बॉडी में 2 इंडिपेंडेंट बॉडी मूव कर रहा है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा. एक अगर मूव कर रहा है तो एक, टॉम के परिभाषा में, टॉम के डिफिनेशन में हम लोग ऐसे कहते हैं. ठीक है, तो नोट डाउन करिए. डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड एज
degree of freedom is defined as minimum number of independent displacement variables required to, ये लाइन को नोट डाउन करिए, ठीक है, अंडरलाइन करिएगा, रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ सिस्टम। किसी सिस्टम का डिस्क्राइब करना है मोशन ऑफ द, कितना मतलब इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल। अभी एग्जांपल से और समझ में आ जाएगा आप लोग को कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं उस सिस्टम का। एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या है हमारे पास, अगर बात करें तो अगर ये बॉडी है, ये हमारा स्प्रिंग है, सिस्ट है, ये हमारा मास है जो कि रोल इस सिस्टम पे कर रहा है, ठीक है, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है। एक फर्स्ट सेकंड 4 एग्जाम्पल में सारा मैं समझा दूंगा कितना टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। सेकंड वन, ये हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम है, M1 M2, ओके, X2 एंड दिस वन इज X1, ठीक है। K1 K2। थर्ड वन, आपको इसमें सारे जितना भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सभी का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है वो बताना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है वो बताना है, ठीक है। थर्ड वन M1 दिस सिस्टम, यहाँ पे ये रिजिड है, यहाँ पे क्या है, ये रिजिड है। M2 X2, ये नहीं होगा, X1 ही होगा क्योंकि ये रिजिड है, ठीक है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए। फोर्थ वो सारे पे अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये कोई रिजिड कैंटिलीवर बीम है, रिजिड कैंटिलीवर बीम है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए, ठीक है। पहले इतना डिस्कस करते हैं और एक दो एग्जांपल लेंगे जिससे और समझ में आए, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल में आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक मास सिस्टम है जो कि मूव कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इनको किसी से मतलब नहीं है, ये खुद ब खुद अपना मूव कर रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं। तो आप लोग बताएं इस सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा इसका, इस सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारे पास। इस सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि एक बॉडी इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। हमारा M1 एक बॉडी है, दूसरा बॉडी M2 है, ठीक है। क्या M2 का मोशन M1 पे डिपेंडेंट है, नहीं है। M2 अपना, अगर M1 X1 मूव कर रहा है तो M2 X2 कर रहा है, कुछ और अलग कर रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अगर M2 भी X1 ही मूव करता है तो हम लोग कुछ ऐसा कह सकते थे, M1 का मोशन M2 पे डिपेंडेंट है या फिर M2 का मोशन M1 पे डिपेंडेंट है, बट ये दोनों बॉडी इंडिपेंडेंटली आपस में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगे, इस बॉडी सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। M1 कुछ डिस्टेंस X1 ट्रेवल कर रहा है, बट यहाँ पे M1 और M2 के बीच में जो कनेक्शन है वो रिजिड कनेक्शन है, ठीक है। रिजिड कनेक्शन होने की वजह से क्या हो गया, जितना डिस्टेंस M1 कवर करेंगे उतना ही डिस्टेंस
M2 को भी कवर करना पड़ेगा। तो M2 किस पे डिपेंडेंट है? हमारा M1 के ऊपर। अगर M2 M1 के ऊपर डिपेंडेंट है तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? क्योंकि फ्रीली सिर्फ एक बॉडी मूव कर पा रहा है, तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा हमारे पास? 1, क्योंकि फ्रीली हमारे पास एक ही बॉडी मूव कर रहा है, दैट इज M1। M2 किस पे डिपेंडेंट है? M1 पे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर रिजिड कैंटिलीवर बीम की बात कर रहे हैं, ये मूव ही नहीं कर रहा है, रिजिड है, इस वॉल में फिक्स्ड है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 0। इसका क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे एक और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। आगे एक और एग्जाम्पल हम लोग क्या लेंगे? नोट डाउन कीजिए स्टार मार्क करके। मतलब ये एक ऐसा बॉडी है जिसमें फ्लेक्स मतलब कंटिन्यूअस इसमें स्ट्रिंग है। इस ऐसा बोल सकते हैं M1 M2 M3, मतलब फ्लेक्सिबल कैंटिलीवर बीम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या हम लोग कह सकते हैं? फ्लेक्सिबल कैंटिलीवर बीम। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? फ्लेक्सिबल कैंटिलीवर बीम। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग को डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ गया। तीनों केस हमने ले लिए, एग्जाम्पल ले लिए। इन्फिनिटी डिग्री ऑफ सिस्टम कब होगा? मल्टीपल डिग्री ऑफ सिंगल कब होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक सब हेडिंग डालिए, सिस्टम पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं? सिस्टम पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं? आगे सब हेडिंग डालिए, सिस्टम पैरामीटर्स क्या होते हैं? सिस्टम पैरामीटर्स की बात करें तो सिस्टम पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सिस्टम पैरामीटर क्या होता है? अगर कोई भी बॉडी ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन मतलब क्या है? ऑसिलेशन। अगर कोई भी बॉडी ऑसिलेट कर रहा है तो उस केस में हमारा जो 3 टाइप के बेसिकली सिस्टम पैरामीटर होते हैं, क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन क्या होता है? इनर्सिया। सेकेंड वन क्या होता है? रीस्टोरेशन। थर्ड वन क्या होता है? डैम्पिंग। ये तीनों क्या है? सिस्टम पैरामीटर्स कहलाते हैं, ठीक है। नोट डाउन करिए। एन ऑसिलेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर। ये 3 मतलब पैरामीटर बोल दो इसे, ठीक है। एन ऑसिलेशन एन सॉरी एन oscillatory system. An oscillatory system consists of following parameters. An oscillatory system consists of following parameters, ठीक है। कौन से वो पैरामीटर हैं? फर्स्ट वन क्या है हमारे पास? इनर्शिया। सेकेंड वन रीस्टोरेशन, एंड द थर्ड वन इज डैम्पिंग। इनर्शिया, रीस्टोरेशन एंड डैम्पिंग। ऑसिलेशन सिस्टम कितने में कवर करते हैं हम लोग? बेसिकली ऑसिलेशन सिस्टम को हम लोग 3 पैरामीटर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट वन इज इनर्शिया, सेकेंड वन इज रीस्टोरेशन, थर्ड वन इज डैम्पिंग,
ठीक है। तो इनर्सिया को हम लोग कैसे, इनर्सिया को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम, इनर्सिया तो सभी को मालूम होगा क्या कहते हैं। अगर मतलब कोई सिस्टम रेस्ट में रहना चाहता है, अगर कोई सिस्टम रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, कोई वो मूविंग है तो मूविंग में रहना चाहता है, मतलब रेजिस्ट करता है, ठीक है, एनी चेंजेस को। अगर हम लोग, अगर कोई सिस्टम रेस्ट में है, अगर ये सिस्टम हमारे पास रेस्ट में, अगर ये यहाँ से हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये सिस्टम कुछ तो रेजिस्टेंस लगाएगा ना, ठीक है। अब वो रेजिस्टेंस फ्रिक्शन लगा रहा है या फिर जो भी लगा रहा है वो बात की बात है, बट ये जो ये सिस्टम रेजिस्ट कर रहा है, मतलब इसमें चेंज आना नहीं चाह रहा है, मतलब ये सोया हुआ है तो इसको सोना ही पसंद है, अगर चल रहा है तो चलते रहना ही पसंद है, ठीक है। तो इस टाइप वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इनर्सिया कहते हैं, ठीक है। इट इज द एबिलिटी ऑफ, नोट डाउन कीजिए, इनर्सिया, inertia, it is the ability of system, it is the ability of system, it is the ability of system due to which system can resist any changes, due to which system can resist any changes into its state क्या हो सकता है? या तो रेस्ट हो सकता है या तो मोशन हो सकता है, आइदर ऑफ रेस्ट और मोशन, आइदर ऑफ रेस्ट और मोशन, आइदर ऑफ रेस्ट और मोशन। यहाँ तक क्लियर? It is the ability of a system due to which system can resist any changes into its state either of rest or motion। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम लोग रीस्टोरेशन क्या किसे कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर जो कि हमारा रीस्टोरेशन है, बट उससे पहले एक थ्योरम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है टॉम में, उसे हम लोग कवर करते हैं, जिसे नाम दिया गया है। और इनर्सिया अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ही पढ़ना सही रहेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? हेडिंग डालिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। हेडिंग डालिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी टर्म कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए, जो हमारा जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किसी भी बॉडी का अगर सेंटर पे कैलकुलेट करें तो वो हमेशा मिनिमम होता है, ठीक है। और कहीं भी सेंटर के अलावा हम लोग कैलकुलेट करें तो वो उससे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो उसी थ्योरम का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हुए एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो लेट्स सपोज ये हमारा बॉडी है, लेट्स सपोज, सॉरी, ये हमारे पास बॉडी है, लेट्स सपोज ये हमारे पास बॉडी है, ठीक है। और ठीक है, ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अराउंड, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से
पास हो रहा है, ठीक है, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है उस एक्सिस के अराउंड, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है उस एक्सिस के अराउंड जो हमारा मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ऑलवेज मिनिमम होता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे ये बॉडी हिंज है जिसके अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसे पॉइंट पी कहते हैं। हमें इस पॉइंट पे हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालें, ठीक है, ये एक्स है, ये डिस्टेंस हमारे पास गिवन है जो कि ए है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो पैरेलली मूव कर सकते हैं एक्सिस को, इस टाइप का अगर आप लोगों को कभी देखने के लिए मिले जहाँ पे हम लोग एक्सिस को पैरेलली मूव कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अगर हम लोग को सेंटर ऑफ, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्ट जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें मालूम होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होता है तो हम लोग किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट हम लोग पैरेलली एक्सिस को शिफ्ट करके मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो लेट्स सपोज m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। m क्या है हमारे पास यहाँ पे, m इजकल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, m इजकल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। m क्या है हमारे पास, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ICM हमारे पास क्या है, ICM हमारे पास क्या है, इज ICM क्या है हमारे पास, लेट्स सपोज अभी क्या है नहीं, ICM इज नोन, ठीक है, ठीक है। और IXX इस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट हम लोग को मालूम करना है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया, अभी एक जस्ट इससे पहले एक बात बताया था, जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सो ICM के अबाउट हमेशा मिनिमम होता है, ठीक है। तो IXS क्या होगा, IXS क्या होगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन, IXS इज ऑलवेज ग्रेटर देन ICM, IXS इज ऑलवेज ग्रेटर देन ICM, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी को, ठीक है। और जिसको अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए, या फिर हमारे जो विजन गेट के अपने बच्चे हैं वो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब IXS की बात करें, इस इक्वलिटी ये इस साइन को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इनक्वलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसमें कुछ टर्म ऐड करना पड़ेगा। वो क्या होता है, MA² ICM प्लस MA², ठीक है। तो ये हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम आ गया। अगर हमें किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो उस किसी भी अदर एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास एक्सिस के पैरेलल है, तो वहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर को जब हम लोग ऐड करेंगे सेंटर ऑफ मास में तो हम लोग को पैरेलल एक्सिस थ्योरम मालूम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करने वाला क्या था, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis, about an axis passing through center of mass will always be minimum, will always be minimum. Mass moment of inertia about an axis passing through the center of mass will always be minimum। यहाँ तक सभी को क्लियर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग रीस्टोरेशन की।
आगे हम लोग बात करेंगे रीस्टोरेशन की। Restoration, a system which is stable. Just a second. Restoration, रीस्टोरेशन की बात करें तो बेसिकली जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है, अ सिस्टम विच इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, a system which is in a stable equilibrium likely to return to its in initial position whenever disturbed from the mean position. नोट डाउन करिए। a system which is in stable equilibrium like to return to the initial position whenever disturbed from mean position। ये बात तो ऑलमोस्ट आप लोग को मालूम है। अगर कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अगर इसे मूव करे तो ये फिर से अपना पोजीशन पे आना चाहता है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन जो भी है इसका ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी से ये मीन पोजीशन पे रिटर्न हो रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रीस्टोरेशन, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करें तो इसे हम लोग अपने मीन पोजीशन से डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ये क्या चाहता है, अपने मीन पोजीशन पे आना चाह रहा है, ठीक है। तो किस रीज़न या फिर किस प्रॉपर्टी की वजह से ये अपना मीन पोजीशन पे आना चाह रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सिस्टम विल रिटर्न इज नोन एज रीस्टोरेशन। यहाँ तक क्लियर, नोट डाउन कीजिए। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच system will return the property due to which system will return is known as restoration, the property due to which system will return is known as restoration। यहाँ तक सभी को क्लियर। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सिस्टम विल रिटर्न इज नोन एज रीस्टोरेशन। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। आगे रीस्टोरेशन के कितने टाइप होते हैं और कितने छोड़ो, मतलब हम लोग वाइब्रेशन में क्या क्या पढ़ने वाले, कितने टाइप ऑफ रीस्टोरेशन होते हैं। सबसे फर्स्ट स्प्रिंग, ग्रेविटी, फ्लूइड, सारे का एग्जांपल अभी मैं देने वाला हूँ। स्प्रिंग, ग्रेविटी, फ्लूइड, रीस्टोरेशन जो बेसिकली हम लोग इस वाइब्रेशन चैप्टर में हमें यूज आने वाला है, या फिर बेसिकली हम लोग रीस्टोरेशन कितने टाइप में रीस्टोरेशन स्प्रिंग, ग्रेविटी
इन रीजन की वजह से कोई भी स्टेबल कंपोनेंट अपने मीन पोजीशन को रीगेन करने में उसको सहायता मिलती है स्प्रिंग, ग्रेविटी एंड फिक्स्ड नहीं, नॉट फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड में किसकी वजह से होगा भाई? बॉयंसी फोर्स की वजह से। फ्लूइड में रिस्टोरेशन का कारण क्या होगा? बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स। सेकेंड वन, ग्रेविटी में रिस्टोरेशन का क्या कारण क्या होगा? वेट। ग्रेविटी में रिस्टोरेशन का कारण क्या होगा? वेट। और स्प्रिंग्स की बात करें तो स्प्रिंग में रिस्टोरेशन का कारण क्या होगा? लीनियर स्प्रिंग एंड टॉर्सनल स्प्रिंग। लीनियर एंड टॉर्सनल स्प्रिंग। टॉर्सनल स्प्रिंग एंड लीनियर स्प्रिंग। टॉर्सनल स्प्रिंग और लीनियर स्प्रिंग रिस्टोरेशन का कारण होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? टॉर्सनल एंड लीनियर स्प्रिंग। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम लोग, थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं रिस्टोरेशन का। अगर ये हमारा पास फ्लूइड है अगर ये हमारे पास फ्लूइड है, ठीक है, ये हमारे पास फ्लूइड है और कोई मास है, दिस इज m, इस पे अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो बॉयंसी फोर्स के कारण ये अगर फोर्स लगाएंगे तो नीचे जाएंगे। फोर्स अगर हटा लिया हमने, फोर्स अगर यहाँ अप्लाई करना हमने हटा लिया तो क्या होगा? बॉयंसी फोर्स के कारण ये अपना स्टेबल पोजीशन रिगेन करेगा। ठीक है, तो ये अपना स्टेबल पोजीशन रिगेन करेगा। ठीक है, अच्छा एक और यहाँ पे बात ऐड करने वाली क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, बायंसी फोर्स के कारण ये अपना स्टेबल पोजीशन रिगेन कर रहा है, बट कभी कभी क्या होता है, दो फोर्सेस लग जाते हैं एक साथ, मतलब ग्रेविटी भी लग रहा है और स्प्रिंग भी एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल में देख लो, जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे पास एक बॉडी है कुछ इस तरह से, हमारे पास एक बॉडी है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये बॉडी कुछ समझ में आ रहा है, ये इस पॉइंट के अबाउट हिंज है और ये कुछ इस तरह से रोटेट हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर हमने फोर्स हटा दिया जिसके कारण ये रोटेट हो रहा है, तो इस बॉडी को अपना रिगेन मींस पोजीशन रीस्टोर करने के लिए कौन से फोर्स मदद कर रहे हैं? एक तो यहाँ पे ये स्प्रिंग, अगर ये इस तरफ आ रहा है तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है, बट हमने जैसा ही ये फोर्स अप्लाई यहाँ से हटाया तो स्प्रिंग इसे रिस्टोर करने में मदद करेगा। और एक दूसरा क्या हो जाएगा, इसका सेल्फ वेट। ठीक है, रिस्टोरेशन विल बी ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स हियर। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो फोर्सेस की कॉम्बिनेशन से रिस्टोरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे समझ में क्या आ गया हमें, जरूरी नहीं है कि रिस्टोरेशन में सिर्फ एक फोर्स अप्लाई होगा, कहीं कहीं दो फोर्सेस कंबाइनली रिस्टोरेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट डाउन करिए, रिस्टोरेशन विल बी ड्यू टू रिस्टोरेशन विल be due to a spring force and gravity mg. Restoration will be due to a spring force and gravity mg. यहाँ तक क्लियर सभी बात है?
ठीक है, अभी आगे बढ़ते हम लोग। रिस्टोरेशन विल बी ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटी mg। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आगे हम लोग थोड़ा सा स्प्रिंग की बात कर लेंगे। थोड़ा सा स्प्रिंग के बारे में हम लोग समझ सकते हैं और देखते हैं कि इसके बाद मेन हमारा जो चैप्टर है, जैसे कि कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग, सीरीज कनेक्शन, ये सब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वाइब्रेशन में कवर करना। सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। और फिर इंक्लाइंड स्प्रिंग रहा तो हम लोग कैसे डील करें, ठीक है। और फिर उसके बाद डैम्पिंग आ जाएगा आपके पास, विस्कस डैम्पिंग हो, तो ये सब चीज़ वाइब्रेशन में इम्पोर्टेंट है और आगे हम लोग ये सब जानेंगे वाइब्रेशन का, ठीक है। एनालिसिस ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अनडैम्प्ड और लॉन्गिट्यूडनल फ्री वाइब्रेशंस। अभी तो हम वाइब्रेशन का बेसिक हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग वाइब्रेशन का बेसिक देख रहे हैं, ठीक है। और इस बेसिक के बाद हम लोग मेन चैप्टर में इंटर करेंगे, तब तक हम लोग एक स्प्रिंग फोर्स का देख रहे हैं। तो स्प्रिंग फोर्स सब लोग जानते हैं क्या होता है, K × X। Fs = Kx, ये हमारा क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है। Fs क्या है हमारे पास, Fs = Kx, ठीक है। यहाँ पे K क्या हो जाएगा, K को क्या कहते हैं हम लोग, K = Fs/x। K हमारे पास क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। K क्या हो जाएगा हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट। K हमारे पास क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसे दूसरा नाम भी क्या देते हैं, स्प्रिंग रेट। इसे दूसरा हम लोग क्या नाम देते हैं, स्प्रिंग रेट। इसके बाद हम लोग अगर बात करें स्प्रिंग स्टिफनेस, स्प्रिंग स्टिफनेस, ये सारा एक ही चीज़ का नाम है। स्प्रिंग कांस्टेंट का स्प्रिंग रेट और स्प्रिंग स्टिफनेस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर x1 हो जाए, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर x1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, K = Fs = F। यहाँ नोट डाउन करिए, इफ x = 1 then K will be equal to Fs and F, then K will be equal to Fs and F, then K will be equal to Fs and F। यहाँ तक सभी को क्लियर, ठीक है। अब K क्या है, एग्जैक्टली K क्या है, इसे हम लोग समझेंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, अमाउंट, समझिए पहले मैं जो कह रहा हूँ उसे समझिए, फिर आगे हम लोग और अच्छे से नोट डाउन भी करते हैं। अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन, अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन, यहाँ से मैंने निकाल रहा हूँ डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर x1 हो गया तो ये फोर्स किसके बराबर है, के। सिंपल है, तो इसे नोट डाउन करिए। इसे मैं रब कर देता हूँ। amount of force
re- required to produce unit deflection in spring amount of force required to produce unit deflection in spring is known as spring stiffness। यहाँ तक समझ में आ गया। इसे हम लोग K इक्वल टू जी डी के पावर 4/64 RQN, ये फॉर्मूला रात दिन आप लोगों को लर्न होना चाहिए। जी डी के पावर 4/64 RQN, जी डी के पावर 4/64 RQN। यहाँ तक समझ में आ गया। ये क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहाँ तक समझ में आ गया। जी क्या है? यहाँ पे जी क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। डी क्या है? वायर डायमीटर। सभी टर्म को अच्छे से मैं समझाऊंगा फिर से, ठीक है। डी क्या है? वायर डायमीटर। आर क्या है? मीन कॉइल रेडियस। एंड क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ टर्न्स। आगे न्यूमेरिकल में आप लोग को ये समझ में और अच्छे से आएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल इसके साथ डील कर रहे होंगे, ठीक है। और अभी जितना हो सकता है मैं अभी क्लियर करता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे लेंगे, ये हमारे पास लेंथ है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ये क्या है? लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ये किसके बराबर हो जाता है? नंबर ऑफ टर्न्स। ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ तक सही है? ठीक है, चलिए। एक और जो स्प्रिंग के केस में काफ़ी इम्पोर्टेंट मायने रखता है कंसेप्ट है, ठीक है। के जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है हमारे पास? एन के, ठीक है। और आर भी क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। और के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ये पॉइंट को नोट डाउन करिए पहले, फिर मैं आगे बताता हूँ। एक इम्पोर्टेंट है, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक और टर्म एन के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग। के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। आर क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्प्रिंग का। आगे बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास स्प्रिंग का है अवेलेबल। स्प्रिंग मान लो ये स्प्रिंग का लेंथ है, ठीक है। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है के जिसका एल लेंथ है, ठीक है। अब अगर इस स्प्रिंग को हम लोग 20 से कट करें, अगर इस स्प्रिंग को हम लोग 20 से कट करते हैं तो क्या होता है? क्या होगा? इफेक्ट क्या आएगा के ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों ने
एक बात तो समझा होगा, जितना लंबा स्प्रिंग है उसका स्टिफनेस उतना कम रहता है, ठीक है। मतलब वो जल्दी मुड़ जाएगा, या फिर अगर उसे स्ट्रेच करे या कंप्रेस करे तो वो इजली हो सकता है, ठीक है। बट वही स्प्रिंग को अपन 2 पार्ट में कट कर दें तो छोटा पार्ट हो गया, ठीक है। तो उसे खींचना या कंप्रेस करना या फिर टिल्ट करना, उससे ज़्यादा डिफिकल्टी होगा। तो स्टिफनेस क्या हो गया, छोटा पार्ट का ज़्यादा हो जाता है। किस रेशियो में ज़्यादा होता है, जितना पार्ट में कट करेंगे उतने टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट डाउन करिए। पहले तो समझिए, पहले तो इस पॉइंट को समझिए। टू के L/2 लेंथ हाफ हो जाएगा और स्टिफनेस डबल हो जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग 2 पार्ट में कट किया, अगर 3 पार्ट में 3 गुना हो जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट डाउन करिए। इफ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू रेशियो x/y, द स्टिफनेस, नोट डाउन करिए, इफ द लेंथ ऑफ स्प्रिंग if the length of a spring is divided is the length of a spring is divided in the ratio x/y, the stiffness of the respective part the stiffness of the respective part will be the ratio y/x। ये पॉइंट अच्छे से समझ लीजिएगा, काफ़ी टाइम यूज़ आएंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। ये पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए, काफ़ी टाइम यूज़ आएगा आप लोग के न्यूमेरिकल्स में। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। ये तो हम लोग को लीनियर स्प्रिंग की बात कर ले। अगर हम लोग के पास टॉर्सनल स्प्रिंग रहे तो क्या होता है, ठीक है। इफ देयर इज अ, इससे मैं रब करता हूँ, if there is a torsional spring it will exert a restoring it will exert a restoring torque in a डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर टॉर्सनल स्प्रिंग रहा तो क्या होता है, इट विल एक्सर्ट रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। हर एक टाइप ऑफ स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क तो अप्लाई करता ही करता है। इट विल exert a restoring torque in a direction opposite to the displacement, ठीक है। तो अगर अपोजिट है तो क्या आ जाएगा इक्वेशन में, हमारे पास निगेटिव साइन आ जाएगा। तो टॉर्क ऑफ स्प्रिंग क्या हो जाएगा, -kT। और ये टॉर्सनल स्प्रिंग है तो x नहीं यहाँ पे हम लोग लिख के, क्योंकि x हम लोग कब यूज़ करते हैं, लीनियर स्प्रिंग के टर्म्स में। तो टॉर्सनल स्प्रिंग है तो हम लोग थीटा का यूज़ करेंगे, ठीक है। टॉर्सनल स्प्रिंग है तो हम लोग थीटा यूज़ करेंगे, TS इक्वल टू -kT इंटू थीटा। तो KT यहाँ पे क्या आ जाएगा, KT इक्वल टू TS टाइम अपॉन थीटा। तो थीटा अगर 1 है तो आप लोग समझ सकते हैं, या फिर KT यूनिट हो तो समझ सकते हैं क्या कितना टॉर्क पे कितना आ सकता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग इसके लिए भी फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसके लिए भी फॉर्मूला जनरेट कर सकते थे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं
बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, और कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग हम लोग देखने वाले हैं, जो कि सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन होता है। बट आज अभी इस लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया उससे पहले हम लोग समझते हैं, एक जस्ट सेकेंड उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे मेन टॉपिक पे हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या कवर किया, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने स्टार्ट किया था बेसिकली टॉर्सनल वाइब्रेशन से। हमने टॉर्सनल वाइब्रेशन देखा, हमने टॉर्सनल वाइब्रेशन देखा। इसके बाद हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंगल, डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टी, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने देखा। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसके बाद हमने सिस्टम पैरामीटर्स को देखा। सिस्टम पैरामीटर्स में हमने क्या देखा, इनर्शिया। इसके बाद हमने सिस्टम पैरामीटर को देखा जिसमें हम लोग किसकी बात कर रहे थे, इनर्शिया, इनर्शिया, रीस्टोरेशन, डैम्पिंग। ठीक है, आगे हम लोग क्या बात करेंगे, सॉरी आगे हमने क्या देखा था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आगे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात कर रहे थे, अगर ट्रांसलेशन हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग रिस्टोरेशन समझे, डैम्पिंग समझे। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्प्रिंग समझे, जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आया था, के इक्वल टू मार्कर भी जवाब दे रहा है, GD की पावर 4/64 RQN। ठीक है, इस आज के इस वीडियो में अगर किसी को कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो बिना किसी संकोच के कमेंट सेक्शन में डालें, या फिर जो हमारे अपने विजन गेट के बच्चे हैं वो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, घबराने की बात नहीं है, सिलेबस भी कंप्लीट ऑन टाइम हो जाएगा। हमारे सारे फैकल्टी लगे हुए हैं, जितने भी विजन गेट के फैकल्टी हैं हम सबको ही लगे हुए हैं कि सिलेबस आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और फिर इसमें टॉम में जहाँ तक मुझे मालूम है सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन ही बचा हुआ था, तो वाइब्रेशन भी हमारा टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। कुछ दिन में, 4-5 दिन में वाइब्रेशन मैं कंप्लीट करवा दूंगा, और जो भी पार्ट बचे हुए हैं वो भी जल्द से जल्द, और भी सर लगे हुए हैं, जल्द से जल्द कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग घबराइए मत, काल्म एंड कूल होके गेट का प्रिपरेशन कीजिए। जब पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना पार्ट कवर हो चुका है उसे प्रीवियस गेट 30 ईयर का जो क्वेश्चन होगा प्रीवियस गेट पेपर, उससे गेट दीजिए। और टेस्ट सीरीज अगर आप लोग अभी तक स्टार्ट नहीं किए हुए तो टेस्ट सीरीज देना जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉपिक तो यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अगर इतना टॉपिक में अभी से वाइब्रेशन में स्टार्ट हमने जब तक किया और अभी तक स्टार्ट से अभी तक अगर कुछ भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करिए। ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, ये और अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक बचा हुआ है तो ग्रुप पे डालिए कौन सा टॉपिक बचा हुआ है और कौन सा टॉपिक जल्दी से जल्दी इम्पोर्टेंट कंप्लीट करवाना है। फिर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके ऊपर भी। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।